और भाई कैसे हो? सब ठीक? तो भाई लोग, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे देशों के बारे में जहाँ पे जो पैसे होते हैं वो बाजारों में बिकते हैं, मिलते हैं, मतलब कि गड्डियों में थोक के भाव आप पैसे को खरीद सकते हो। तो दोस्तों, जैसे कि हमारे इधर फल सब्जियों के मार्केट लगते हैं, वैसे ही इन देशों में इन नोटों के मार्केट लगते हैं। मतलब फल सब्जियों के साथ साथ आपको नोट भी आपको बोरे में भर भर के मिलेंगे बिकते हुए। साथ ही साथ इन देशों में अगर आपको कुछ खरीदना है, जैसे कि आप अगर इंडिया में रहते हैं या बांग्लादेश या आसपास जो नेबरिंग कंट्री है, अगर वहां पे रहते हैं, तो वहां पे आपको अगर एक ब्रेड का पैकेट लेना है तो किसी देश में 10 रुपए का ब्रेड का पैकेट मिलेगा, किसी देश में 12 रुपए का, किसी में 15 रुपए का, बस इससे ज्यादा तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इन देशों में अगर आपको एक ब्रेड का पैकेट लेना है तो आपको 2.5 लाख रुपए, मतलब 2 से 2.5 लाख रुपए देने होंगे, जब जाके आपको एक ब्रेड का पैकेट मिलेगा। सोचिए यहाँ पे, अब आपके मन में ये बात आ रही होगी कि यहाँ पे इतनी महंगाई कैसे है। तो भाई लोग, आज की इस वीडियो में मैं इन्हीं सारी चीजों के ऊपर बात करने वाला हूँ और आपको रीजन भी बताऊंगा क्यों यहाँ पे इन देशों में इतनी ज्यादा महंगाई है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, इस चीज के पीछे क्या रीजन है, सारी चीजें मैं डिटेल में बताऊंगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं आपके लिए और भी बेहतरीन और अच्छी क्वालिटी की वीडियो बनाने के लिए। मुझे पता है वीडियो की क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं है, ऑडियो भी ज्यादा अच्छी नहीं है, बट अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं इन सारी चीजों में और इंप्रूवमेंट करूंगा। तो यार वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई लोग, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेनेजुएला के बारे में। आपको पता है वहां पे इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ गई है कि अगर आपको वहां पे कोई चीज खरीदनी है तो आपको वहां पे नोट गिन के नहीं ले जाने, आपको किलो के भाव नोट को ले जाना है, उसके बाद आपको कोई चीज मिलेगी। या फिर अगर आपको छोटे से भी छोटा आइटम खरीदना है, जैसे चीनी खरीदना है, चाय पत्ती खरीदनी है, गेहूं खरीदना है, चावल खरीदना है, तो आपको किलो के भाव नोटों को ले जाना है, फिर उसके बाद आपको ये सामान मिलेगा। आप समझ सकते हैं, अगर इन देशों में आपकी सैलरी 1 लाख है, 2 लाख है, तो आपको लगेगा कि दूसरे देशों के बंदों को सुन के लगेगा कि यार इनकी सैलरी कितनी ज्यादा है। लेकिन 1 लाख 2 लाख तो आपको पता है यहाँ के 20-25 रुपए 30 रुपए के बराबर है। आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा इन देशों में महंगाई बढ़ गई है। और आपको मैं एक फैक्ट बता दूं कि वेनेजुएला सिर्फ अपनी महंगाई की वजह से प्रसिद्ध नहीं है। यहाँ की लड़कियां दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक मानी जाती हैं, और जितने भी ब्यूटी कॉम्पिटिशन होते हैं, चाहे मिस वर्ल्ड का हो या कोई भी चीज हो, ज्यादातर वेनेजुएला की लड़कियां ही जीतती हैं। लेकिन कुछ डर्टी पॉलिटिक्स और बहुत सारे रीजन की वजह से यहाँ की स्थिति बहुत ज्यादा बेकार हो चुकी है। तो भाई लोग, 1980 के आसपास यहाँ की कंडीशन ऐसी नहीं थी। यहाँ पे काफी अमीर लोग रहते थे और यहाँ की पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी रेट और लिविंग कंडीशन भी काफी अच्छी थी। भाई लोग, वेनेजुएला एक ऐसी कंट्री थी जो ऑयल बेस्ड इकोनॉमी पे चलती थी। मतलब कि जैसे दूसरी कंट्रियां हैं, दुबई हो गया, कुवैत हो गया, ईरान हो गया, सऊदी अरब हो गया, ये सारी कंट्रियां ऑयल बेस्ड इकोनॉमी पे चलती हैं। मतलब कि यहाँ का जो ज्यादातर पैसा होता है वो ऑयल के थ्रू आता है। और उसी तरह वेनेजुएला की भी जो इकोनॉमी थी वो ऑयल बेस्ड थी। यहाँ पे तेल के बहुत सारे सोर्स थे, नेचुरल सोर्स थे, जिसकी वजह से यहाँ की गवर्नमेंट को पैसे मिलते थे। लेकिन जो दूसरी कंट्रियां होगी, जैसे दुबई हो गई, ईरान हो गया, इन्होंने अपने दूसरे इनकम स्रोत भी बना रखे, इनकम सोर्स भी बना रखे हैं, जिसके थ्रू वो दूसरे तरीकों से भी पैसा कमाते हैं। लेकिन वेनेजुएला की गवर्नमेंट ने इस तरीके से ऐसा कुछ काम नहीं किया कि जहां पे ऑयल के अलावा भी इनको दूसरी चीजों से भी पैसा मिले। अब वहां पे क्या हुआ कि धीरे धीरे करके ऑयल के रेट गिरते रहे। जब ऑयल के रेट गिरने लग गए तो वहां के देश की जो कमाई हो गई वो कम हो गई। लेकिन सिर्फ यही एक रीजन नहीं है कि वहां पे इतनी ज्यादा गरीबी आ गई। वहां की जो गवर्नमेंट थी वो क्या करती थी, लोगों को बहुत ज्यादा चीजें फ्री में देने लग गई। जैसे कि वहां पे अगर जो बंदे रहते थे उनको फ्री में घर दिया जाता था, फ्री में बिजली दी जाती थी, फ्री में पानी दिया जाता था, और बहुत सारी चीजें फ्री में दी जाती थी। जो ये फ्री की चीजें होती हैं वो उस टाइम पे फर्क नहीं दिखाती। उस टाइम पे जो वहां की जनता है, वहां के लोग, उनको सब अच्छा लगता कि हमारी गवर्नमेंट कितनी अच्छी है। लेकिन उनको पता नहीं होता इससे देश की इकोनॉमी पे कितना बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो देश का पैसा है वो लोगों को फ्री में मिल रहा है। अब ऐसे में लोगों को फ्री में चीजें लेने की आदत पड़ गई धीरे धीरे करके, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ना तेल से पैसा आ रहा था, ऊपर से लोगों को फ्री में चीजें दी जा रही थी। और अगर वहां की गवर्नमेंट उनको फ्री में चीजें ना देती तो वहां की सरकार गिर जाती, क्योंकि अब तो लोगों को आदत पड़ गई थी फ्री की चीजों की। तो वहां पे क्या हुआ, 1995 और 1996 के आसपास वहां की जो महंगाई थी वो 100% से भी ज्यादा बढ़ गई। और वहां पे जो गरीब
गरीबी थी वो 66% तक बढ़ गई। आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा बढ़ी होगी। फिर इसके बाद 1998 में वहाँ की गवर्नमेंट चेंज हुई और ह्यूगो चावेज वहाँ के नए प्रेसिडेंट बने। उनके प्रेसिडेंट बनने के बाद जो तेल के प्राइस थे, रेट थे, वो काफ़ी बढ़े, जिसकी वजह से वहाँ की जीडीपी में थोड़ा बहुत सुधार आया। लेकिन क्या हुआ, पिछली गवर्नमेंट ने काफ़ी चीज़ें फ्री में दी थी, जिसकी वजह से इनको भी वो चीज़ें कंटिन्यू रखनी पड़ी, क्योंकि अगर वो सारी चीज़ें फ्री में नहीं देते तो हो सकता है इनकी गवर्नमेंट गिर जाती। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, फिर दोबारा तेल के रेट गिरने लग गए। इससे दोबारा उनकी इकोनॉमिक क्रैश होने लग गई और वहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई और उसी के आसपास वहाँ के प्रेसिडेंट की डेथ हो गई। उसके बाद क्या हुआ, निकोलस को वहाँ का नया प्रेसिडेंट बनाया गया। तो उस टाइम गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, तो इन्होंने सोचा गरीबी को कैसे दूर किया जाए। तो इन्होंने सोचा क्यों ना अगर मैं ज़्यादा करेंसी छापूं और सभी को बहुत ज़्यादा पैसे दे दूं तो सारे लोग अमीर हो जाएंगे और गरीबी दूर हो जाएगी। और यही चीज़ इनके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित हुई। इन्होंने क्या किया, खूब सारा नोट छाप दिया और उसको गरीबों में बांट दिया, सबको खूब पैसे दे दिए। इसके बाद क्या हुआ, वहाँ की इकोनॉमी पूरी तरह कोलैप्स कर गई और वहाँ की महंगाई 10 लाख गुना बढ़ गई। मतलब अगर जैसे यहाँ पे आप कोई 1 रुपए की खरीदते हैं तो हो सकता है वहाँ पे वही 1 रुपए की चीज 10 लाख में मिले, 20 लाख में मिले, मतलब कोई भी प्राइस हो सकता है। इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ गई। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि नोट ज्यादा छापने से महंगाई कैसे बढ़ गई। अब आप एक चीज सोचिए कि कोई रिक्शे वाला है, अगर आप उसको खूब सारा पैसा दे दोगे 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, तो वो रिक्शा क्यों चलाएगा। ठीक है, उसी तरह जो छोटे छोटे लेवल पे लोग काम करते हैं, अगर उनके पास भी खूब पैसा होगा तो कोई क्यों वो छोटा काम करेगा। तो इससे क्या होगा, छोटे काम करने वाले कोई मिलेंगे नहीं, तो लोग ज्यादा पैसे मांगेंगे। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे किसी चीज की फैक्ट्री है, जैसे नमकीन की फैक्ट्री है, वहां पे नमकीन बन रहे हैं, तो वहां पे छोटे लोग भी काम करते होंगे, कम पैसों में भी काम करते होंगे, 8,000, 10,000। अब किसी के पास लाखों रुपए पड़े हैं किसी अकाउंट में, तो वो 10,000 में या 8,000 में क्यों काम करेगा छोटा काम। वो बोलेगा मैं इसी काम के लिए 20,000 लूंगा, क्योंकि मेरे पास अकाउंट में वैसे भी ज्यादा पैसे पड़े हैं, तो मैं इतने कम पैसों में क्यों काम करूं। तो कंपनी वाले को मजबूरी में 20,000 रुपए देने पड़ेंगे या 30,000 रुपए देने पड़ेंगे उसी छोटे से काम के लिए। जब कंपनी वाला 8,000 के काम के लिए 30,000 रुपए देगा तो अपने आप ही वो नमकीन के रेट बढ़ा देगा। इससे क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी। मैं ये आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, इन्हीं तरीकों से अपने आप ही ऑटोमेटिक महंगाई बढ़ जाती है। और इसी तरीके से सब्जियों के भी रेट बढ़ गए और दूसरी खाने की चीजों की रेट बढ़ गए, और इसलिए लोग छोटी मोटी चीजें खरीदने के लिए भी बहुत ज्यादा पैसे ले जाते थे, बोरा भर भर के नोट ले जाते थे कोई भी चीज खरीदने के लिए। सोचिए अगर किसी को कार खरीदनी है तो उसके लिए कितने ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी, या किसी को बाइक खरीदनी है तो कितने ज्यादा पैसे ले जाने की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए वहां पे इतनी ज्यादा बुरी स्थिति आ गई, क्योंकि उन्होंने अनलिमिटेड बहुत ही ज्यादा नोट छाप दिए थे, और इस तरीके से वहां की इकोनॉमी, वहां वो पूरा देश ही बर्बाद हो गया आज के टाइम पे। और वहां की इकोनॉमी अब धीरे धीरे संभलने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसको दोबारा संभलने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो भाई लोग, इससे आपको क्या समझ आया कि अगर कोई भी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा चीजें फ्री में दे रही हो तो इसका मतलब नहीं कि वो बहुत अच्छी गवर्नमेंट है, और ऐसा भी नहीं है कि फ्री में देना बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये सारी चीजें कैलकुलेट करके, ये सारा हिसाब लगा के, गवर्नमेंट को हिसाब लगा के ये सारी चीजें करनी चाहिए कि कितनी चीजें फ्री में देना सही है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ आई, और जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और नीचे कमेंट करके जरूर जाना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।